एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4th की एनसीईआरटी ईवीएस और यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th इन 3 किताब की एनसीईआरटी का जो ईवीएस होती है क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th की इन तीन ही क्लास की किताब से आपका प्रश्न पूछा जाता है सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से। यदि इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। सारा क्वेश्चन जो है ना आपका यहीं से आपको देखने को मिलता है। तो आज जो हम ये पढ़ रहे हैं ये आपका ईवीएस है, क्लास 4th की एनसीईआरटी ईवीएस है। देखिए क्लास 4th की एनसीईआरटी ईवीएस है और क्लास 4th की एनसीईआरटी में जितने भी आपका जो इम्पोर्टेंट आपका जो कंटेंट दिया हुआ है उसमें सारा कंटेंट जो है ना आज हम इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए आज आपकी क्लास 4th की एनसीईआरटी आपकी समाप्त हो जाएगी और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें दिया हुआ चैप्टर में तो सारा महत्वपूर्ण बिंदु को आज हम इस वीडियो में कवर किया हूँ। देखिए क्लास 3rd, क्लास 4th और 5th की जो क्लास की जो किताब होती है एनसीईआरटी ईवीएस का उसी में से जो है ना आपका पेपर 1 में जो ईवीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है यह 3 ही क्लास की किताब से पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो चलिए जितने भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है क्लास 4th की एनसीईआरटी ईवीएस में उसको पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जो पूछेगा आपको कौन कौन सा टॉपिक से पूछता है। देखिए एक टॉपिक जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है हाथी, इससे रिलेटिव आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हर साल पूछता है सीटेट के एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन को आप देखिएगा ईवीएस में उसमें सारा में आपको एक हाथी से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक है, देखिए हाथी के बारे में यदि आपसे पूछेगा क्वेश्चन तो कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछता है आपसे हाथी के विषय में। देखिए आपसे यह चीज पूछेगा आपको एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। एक बड़ा हाथी जो होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम, ठीक है, एक दिन में कितना 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, ऑप्शन में इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने कितने किलोग्राम पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है और 4 ऑप्शन दे देगा आपको। एक पहला ऑप्शन दे देगा 100 किलो, दूसरा में दे देगा आपको 50 किलो, तीसरा में दे देगा 200 किलो और चौथा में दे देगा आपको 500 किलो। तो याद रखिएगा एक बड़ा हाथी जो होती है वह एक दिन में 100 किलोग्राम से जो है ना 100 किलो से ज़्यादा जो है ना पत्ते और झाड़ियाँ को खा लेता है। इस बात को याद रखिएगा। हाथी बहुत कम आराम करता है, हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाथी बहुत ही कम आराम करता है, वह एक दिन में कितने घंटे सोता है 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक और चीज़ क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में कि किसके कान पंखे जैसे होते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा हाथी के कान जो होते हैं वो पंखे जैसे होते हैं। ठीक है, और वो हाथी जो है ना ये अपने कान को हिला करके हवा करता है। ठीक है, तो किसके कान पंखे जैसे होते हैं, हाथी के कान जो है ना पंखे जैसे होते हैं। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला है हाथी से संबंधित, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। देखिए हाथी जो है ना हाथी को जो है पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इससे उसके शरीर की ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, जस्ट यही आपको बताएं कि हाथी के कान कैसा होता है, पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है, गर्मी लगने पर हाथी क्या करता है अपने कान को हिला करके हवा करता है। ठीक है, और हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है यानी पसंद है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम में और पूछा भी गया है हाथी से संबंधित सारा क्वेश्चन। 3 महीने के हाथी का वजन जो होता है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है कितना होता है 200 किलोग्राम के आसपास होता है। ठीक है, कितने महीने के हाथी के बच्चे का, तो 3 महीने के हाथी का बच्चे का जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम होती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो अभी जितने भी पढ़े वो तो हाथी से संबंधित है। अब यहाँ पर है आपका हाथी का झुंड, टॉपिक है आपका हाथी का झुंड। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है आपके एग्जाम में। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियां ही पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड की
सबसे बुजुर्ग हथनियाँ ही क्या होती है, पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। ठीक है, हाथी के एक झुंड में कितने हथनियाँ और बच्चे होते हैं, तो 10 से 12 ही होते हैं। कहीं-कहीं आपको ऑप्शन दे देगा कि हाथी के झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते थे, नहीं गलत है। हाथी के झुंड में कितना है, 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। ठीक है? तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, पहला देगा यहाँ पर कि हाथी के विषय में कौन-सा वाक्य सही है या हाथी के विषय में कौन-सा कथन सही है, और 2 कथन दे देगा। पहला कथन दे देगा आपको कि हाथी के झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, और दूसरा कथन दे देगा 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं और उसके बाद फिर वो झुंड को छोड़ देते हैं, और पूछेगा दोनों कथन में से कौन-सा सही कथन है। तो इस बात को याद रखिएगा कि हाथी के जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनियाँ होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। पूरे झुंड की नेतृत्व करती है जो बुजुर्ग हथनियाँ होती है सो, ठीक है? तो इस तरह से आपको जो है ना कथन में क्वेश्चन दे देगा कि हाथी के विषय में कौन-सा कथन सही है, सही कथन को पहचान कीजिए। तो इस बात को भी याद याद रखिएगा, सारा चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन जो है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो लिया है क्वेश्चन ये पूरा आपका क्लास 4th की एनसीईआरटी ईवीएस का जितने उसमें इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक दिया हुआ था, सारा टॉपिक को आज हम इसमें कवर किया हूँ। तो हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाँ, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियाँ ही पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियाँ क्या होती है? पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, ठीक है? हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। अगला है 14 से 15 साल तक ये हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर झुंड को छोड़ देते हैं। 14 से 15 साल तक जो है ना हाथी झुंड में रहता है, 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, उसके बाद क्या है झुंड को छोड़ कर के अकेले रहने लगता है, ठीक है? इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाथी परेशानी आने पर क्या है एक-दूसरे को मदद करता है। तो जितना भी अभी टॉपिक पढ़े ये सब हाथी से संबंधित है। ये परीक्षा में यहाँ से आपको डेफिनिटली 100% मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से आपको प्रश्न देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा। अब नेक्स्ट है आपका राजस्थान जोधपुर खिजरती गाँव। देखिए राजस्थान में जोधपुर जिला है एक, और जोधपुर जिला में एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है खिजरली गाँव, ठीक है? खिजरली गाँव क्यों पड़ा? वहाँ पर खिजरी का वृक्ष ज़्यादा है इसलिए वहाँ उस गाँव का नाम खिजरती गाँव पड़ा है, ठीक है? खिजरी गाँव पड़ा है। तो राजस्थान के जोधपुर जिला में एक गाँव का नाम है जिसका नाम है खिजरी गाँव। चलिए पढ़ते हैं खिजरी गाँव के बारे में। राजस्थान की इस खिजरी गाँव में खिजरी के बहुत से पेड़ थे। खिजरी गाँव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। ठीक है? पूछेगा कि खिजरी गाँव कहाँ पड़ता है? तो खिजराली गाँव जो है ना यह पड़ता आपका है राजस्थान में, और वहाँ पर खिजरी के बहुत सारे पेड़ होते हैं, और खिजरी गाँव के जो लोग होते हैं वो पेड़ को कटने से बचाने के लिए आज से लगभग 300 साल पहले जो है ना पेड़ से चिपक कर के खड़े हो गए थे, ठीक है? पेड़ को बचाने के लिए। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। देखिए खिजरली गाँव में जो है ना खिजरी के बहुत सारे पेड़ हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो आज से 300 साल पहले पेड़ को कटने से बचाने के लिए जो है ना पेड़ से चिपक कर खड़े हो गए थे, कि नहीं भाई पेड़ को काटने से पहले मुझे ही काटो, है ना? पेड़ को बचाने के लिए क्या किया वो पेड़ से चिपक कर के खड़ा हो गया था। 300 आज से 300 साल पहले जो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं, और वहाँ के जो लोग बिश्नोई हैं जो वो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करता है, ठीक है? तो कहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं? तो खिजरी गाँव के जो लोग होते हैं ना वो बिश्नोई कहलाते हैं, और वो जो बिश्नोई लोग जो होते हैं वो जानवरों और पेड़ों को क्या है रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा-भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर-उधर घूमते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ काटना क्या है? निषेध है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे खिजरी के बारे में। खिजरी, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। खिजरी का जो पेड़ होता है, यह रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। रेगिस्तानी इलाके जैसा आपको कहा जाए, तो राजस्थान जो रेगिस्तानी इलाके हैं, तो वहाँ पर यह पेड़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसको जो है ना इस पेड़ को जो है ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और इसकी जो छाल होती है वो दवा के काम आती है, और इसमें इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगती है।
पेड़ की फलियाँ सब्जी के काम आती है। पेड़ की जो फली होती है, वो सब्जी के काम आती है। पत्तियाँ वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। खिजड़ी का पेड़ राजस्थान में जोधपुर के खिजड़ी गाँव में मिलते हैं। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि खिजड़ी का पेड़ कहाँ मिलता है, तो खिजड़ी का पेड़ राजस्थान में जोधपुर के खिजराली गाँव में मिलता है। खिजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। खिजड़ी के पेड़ की फलियों की क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है। अब पढ़ेंगे हम बिहार मुजफ्फरपुर बोचहा गाँव। देखिए, मुजफ्फरपुर जो है ना, ये आपका बिहार राज्य की एक जिला है मुजफ्फरपुर, और उस जिले में एक गाँव है जिसका नाम है बोचहा गाँव। बोचहा गाँव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। ठीक है? बोचहा गाँव कहाँ पड़ता है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। इस इलाके में लीची के बहुत पेड़ जो है ना पाए जाते हैं। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करता है। देखिए, बिहार के जो जिला है मुजफ्फरपुर, उस जिला में एक गाँव है जिसका नाम है बोचहा, और वहाँ के जो लोग होते हैं बोचहा के, तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ वहाँ पर मधुमक्खी पालन करके जो है ना, वहाँ के लोग शहद बनाते हैं और शहद बना करके बाज़ारों में बेचते हैं। उससे अपना क्या है, पैसा को कमाते हैं। तो देखिए, शहद पालन कैसे होता है? तो शहद का जो शहद पालन जो होता है, तो मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी के लिए जो है ना, जो लीची का जो फूल होता है ना, वो बहुत मधुमक्खी को लुभाता है। और मुज़फ्फरपुर में आपको जो है ना, लीची का पेड़ बहुत आपको मिलेगा। ठीक है? मुज़फ्फरपुर में लीची का बहुत सारे पेड़ आपको मिलेगा। तो वहाँ के जो लोग होते हैं मुज़फ्फरपुर मुज़फ्फरपुर के, तो वहाँ पर जो है ना, अधिकांश लोग जो है ना, मधुमक्खी पालन का काम करता है। और मधुमक्खी पालन का काम करके उससे मधुमक्खी पालन करके उससे शहद निकालता है, और शहद को मार्केटिंग में ले जाकर बाज़ार में बेचते हैं और उससे पैसा को कमाते हैं। तो लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करता है। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी उपयुक्त समय भी यही माना जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके एग्जाम में कि मधुमक्खी पालन करने का उपयुक्त समय क्या है? तो अक्टूबर से दिसंबर होती है। ठीक है? मधुमक्खी पालन करने का उपयुक्त समय क्या है आपका? अक्टूबर से दिसंबर होती है। यह जो महीना होता है, यह महीना मधुमक्खियों के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है, और मधुमक्खी पालन करने का भी उपयुक्त समय माना गया है इस महीना को। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। लीची के फूल कब खिलते हैं? किस माह में खिलते हैं? तो लीची के फूल जो है ना, फरवरी में खिलते हैं, और मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। देखिए, अक्टूबर से दिसंबर जो महीना होती है, ये मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और मधुमक्खी पालन करने का भी उपयुक्त समय यही माना गया है। लीची के फूल जो होता है वो फरवरी माह में खिलता है। ठीक है? और मधुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होती है। तो जितना भी अभी आप इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आप जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। जब प्रीवियस क्वेश्चन को देखिएगा ना, तो जितने भी टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं, सारा टॉपिक आपको मैच करेगा ये। ठीक है? तो लीची के फूल फरवरी माह में खिलता है। अक्टूबर से दिसंबर जो महीना होता है, वो मधुमक्खी को अंडे देने का समय है, और यही समय जो है आपका अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन करने का यह उपयुक्त समय माना माना जाता है। तो जितने भी आप क्वेश्चन पढ़े, ये आपका मधुमक्खी से संबंधित क्वेश्चन था। आप पढ़ेंगे जो मधुमक्खी का छत्ता के बारे में, मधुमक्खी के छत्ते के बारे में पढ़ेंगे। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। मधुमक्खी के छत्ते में क्या है? हर छत्ते में क्या होती है? रानी मक्खी होती है। मधुमक्खी का छत्ता में क्या है? हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, जो अंडे देने का कार्य करती है। रानी मक्खी क्या होती है? अंडे देती है। ठीक है? रानी मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी का काम क्या है? अंडा देना है। तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, जो अंडे देने का कार्य करती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती है, जो एक काम छोड़कर और कोई काम ही नहीं करते हैं। ठीक है? छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं, जो एक काम छोड़ कर के कोई काम नहीं करते, यानी छत्ते में जो नर मधुमक्खी होती है, उसका कोई काम ही नहीं होता है। ठीक है? अगला है, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है। यह दिन भर काम करती है शहद के लिए। देखिए, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है, जिसको कहते हैं श्रमिक मधुमक्खियाँ। जिसको क्या कहते हैं? श्रमिक मधुमक्खियाँ कहती हैं, मजदूर मधुमक्खियाँ कहते हैं। ये दिन भर क्या करती है?
ये दिन भर फूलों का रस ढूंढती रहती है। जहाँ किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो यह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। ठीक है? तो जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है, ये जो है ना, दिन भर जो है ना, दिन भर क्या करती है, फूलों से रस को इकट्ठा करती है, और जहाँ कहीं किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का क्या करती है, डांस करती है, नाच करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि शहद कहाँ पर, सॉरी, दूसरे मधुमक्खियों को भी पता चलता है कि रस कहाँ पर है। ठीक है? अगला है आपका, अगला टॉपिक है, काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी इसी रस से शहद बनाती है। जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है, ठीक है, छत्ते में जो मधुमक्खियाँ आपका श्रमिक मधुमक्खियाँ, वही जो है ना, वही बेचारी दिन भर काम करती है, छत्ते बनाने का काम भी उसी का होती है, शहद बनाने के लिए रस को ढूंढ कर लाना उन्हीं का होती है। ये सारा काम कौन करता है? आपका श्रमिक मधुमक्खियाँ जो होती है वो एक सारा काम करती है। इसका काम क्या होता है? तो काम करने वाली जो मधुमक्खियाँ होती है, जिसको क्या कहते हैं हम? श्रमिक मधुमक्खियाँ कहते हैं। ये इसी रस से शहद बनाती है। कौन? आपका श्रमिक मधुमक्खियाँ। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चे को पालन करने का भी इन्हीं बेचारी का काम होती है। यदि ये नहीं रहेगी तो छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ क्या होगा? मर जाएगी। ठीक है? रानी मक्खी जो होती है केवल अंडे देती है। शहद के बिना सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती है। यदि यह जो श्रमिक मधुमक्खियाँ है, यदि यह शहद बनाने के लिए रस ढूँढ कर फूलों से रस ढूँढ कर नहीं लाएगी तो क्या है, छत्ते में जितने भी आपका जो मधुमक्खियाँ है वह भूखे रह जाएगी। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ काम नहीं करता है। नर मक्खी जो होते हैं वो छत्ते के लिए कोई काम नहीं करता है। तो मधुमक्खी के छत्ते के बारे में क्या-क्या चीज़ पढ़े? तो मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। अंडे कौन देती है? रानी मधुमक्खी। छत्ते में जो नर मक्खी होती है वो छत्ते के लिए उसका कोई काम ही नहीं होता है। वो नल्ला होता है, कोई काम ही नहीं करता है। जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है, वो दिन भर फूलों से रस को ढूँढती है, जहाँ पर उसको रस मिल जाती है, तो वह एक प्रकार की डांस करती है। जहाँ मधुमक्खियों को रस मिल जाती है, तो वो एक प्रकार का क्या करती है, नृत्य करती है, डांस करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, और रस को इकट्ठा करके क्या बनाता है, शहद बनाती है। यदि यह आपका श्रमिक मधुमक्खियाँ नहीं रहेगी तो क्या है, छत्ते की सारी मक्खियाँ जो है ना मर जाएगी, और ये नहीं रहेगा तो शहद भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों आज हम इतना ही, फिर हम जो बचा है टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।